हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों एसएमटी डिपार्टमेंट में जो दोस्तों एनएक्सटी मशीन होती है उससे जुड़े सभी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एनएक्सटी मशीन के ऊपर जो ऑपरेटर होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं एनएक्सटी मशीन को। और दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर मुख्य रूप से पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों। और एसएमटी डिपार्टमेंट में और अदर जो पूरा माउंटिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में एनएक्सटी मशीन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। आप देख रहे हैं RRJEE कुशवाहा यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी दोस्तों, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात अगर करूं एसएमटी डिपार्टमेंट की, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है कि इस चीज़ की कि एसएमटी का सबसे पहले फुल फॉर्म जो होता है वो सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी होता है। और दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में एसएमटी प्रोसेस क्या होता है, या दोस्तों कई बार आपको पूछे जा सकते हैं माउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको बताना है जो एसएमटी में डिपार्टमेंट में एसएमटी को फिनिश करने के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको बताना है लोडर, सबसे पहले लोडर लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों लोडर के बाद एसपीआई होता है। और दोस्तों देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इसका जो पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले लोडर पे लोड किया जाता है, ठीक है। हम आपको थोड़ा बारीकी से भी बताएंगे। सबसे पहले आपको मशीन का डिटेल हम बता देते हैं। सबसे पहले लोडर होता है, लोडर के बाद दोस्तों प्रिंटर होता है, प्रिंटर के बाद एसपीआई होता है, और एसपीआई के बाद जो होता है दोस्तों एनएक्सटी मशीन होता है, जिसको कई बार पिक एंड प्लेस मशीन भी बोली जाती है। और एनएक्सटी के बाद दोस्तों प्री एओआई होता है, इसके बाद रिफ्लो होता है, रिफ्लो के बाद पोस्ट एओआई होता है, पोस्ट एओआई पे दोस्तों एसएमटी फिनिश हो जाता है। अब दोस्तों कई बार लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं एनएक्सटी और पिक एंड प्लेस मशीन में, जिसमें आपको कोई भी दोस्तों घबराने की बात नहीं है और ना ही कंफ्यूज होने की बात है। एनएक्सटी मशीन को ही पिक एंड प्लेस मशीन बोली जाती है, इसलिए क्योंकि दोस्तों इस मशीन में ही जो भी कंपोनेंट होता है एसएमटी डिपार्टमेंट को उसको क्या करती है, ये रील से पिक करती है कंपोनेंट को, और दोस्तों जो बोर्ड होता है पैनल पीसीबी वाला उस पर प्लेस कर देती है, इसलिए इसको पिक एंड प्लेस मशीन कही जाती है। दोस्तों हम बात करें सबसे पहले जो लोडर होते हैं, लोडर वाली मशीन सबसे पहले लगी होती है, जिसमें दोस्तों मैगजीन होता है इतना बड़ा, एक बॉक्स के शेप में इतना चौड़ा मैगजीन होता है। उस मैगजीन में दोस्तों क्या होता है कि जो बोर्ड होता है पैनल वो बाहर से बन के आते हैं बोर्ड, जो कि बिना कंपोनेंट का होता है, जो जिसका पीसीबी मतलब कि पूर्ण रूप से बना नहीं होता है, वो विदाउट एसएमटी का वो जो बोर्ड होता है वो बाहर से बना होता आता है बन के दोस्तों। और वो बोर्ड जो है एक एमबीबी बैग के अंदर पैक होता है। एमबीबी कहें तो मॉइस्चर, जो दोस्तों एमबीबी होता है मॉइस्चर बैरियर बैग, इस बैग के अंदर 50 पीसीबी पैकेज होता है, और उस पैकेट को फाड़ने के बाद उसका लाइफ सिर्फ 4 घंटे होता है दोस्तों, और उस 4 घंटे के अंदर उसको यूज करना होता है। और उस पैकेट को फाड़ने के बाद वो बोर्ड जो होता है दोस्तों वो फिक्सर होता है, एक लोहा का बॉडी, उसके अंदर सेट कर दिया जाता है, टेप के माध्यम से चारों कोने पे मार दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों उस फिक्सर को बोर्ड के साथ मैगजीन में लगा दिया जाता है। एक मैगजीन में 50 स्लॉट होता है दोस्तों फिक्सर लगाने का, 50 फिक्सर लगा के उस मैगजीन को उठा के लोडर में लोड कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों लोडर से लेकर के सभी मशीन को होते हुए पोस्ट एओआई तक जहां एसएमटी फिनिश होता है वहां पे 2 लाइनें लगी होती है कन्वेयर बेल्ट का, जिसके माध्यम से दोस्तों लोडर से फिक्सर निकल के वो चली जाती है कहां पे, सबसे पहले प्रिंटर पे। प्रिंटर पे जाने के बाद वहां पे शोल्डर पेस्ट लग जाती है उस बोर्ड के ऊपर, जी हाँ दोस्तों पैनल के ऊपर, और वो कहां चले जाती है उसके बाद एसपीआई में। एसपीआई में जाने के बाद जो प्रिंटर में लगा होता है शोल्डर पेस्ट
पेस्ट उसको इंस्पेक्शन की जाती है। एसपीआई का मतलब होता है दोस्तों शोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन, और वहाँ पे शोल्डर पेस्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है सही ढंग से लगा है या कहीं छूट तो नहीं गया है, कोई शिफ्ट वगैरह तो नहीं आ गया, या फिर दोस्तों इस तरह की डिफेक्ट वहाँ पे आती है। उसके बाद वो चला जाता है पैनल कहाँ पे, NXT पे। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे NXT मशीन के बारे में पूरी डिटेल से। वो जैसे ही पैनल NXT मशीन पे आती है दोस्तों, वहाँ पे कई सारे मॉड्यूल लगे होते हैं। अब देखिए बात आती है, अगर हम मोबाइल फ़ोन डिवाइस की बात करें तो वहाँ पे दोस्तों मदरबोर्ड और एन बोर्ड, नेचुरल बोर्ड वहाँ पे बनते हैं। दो तरह के बोर्ड, जो एम बोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है, और नीचे वाला जो पैनल होता है जिसमें चार्जिंग सॉकेट वगैरह लगता है वो एन बोर्ड में लगता है। हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि दोनों ही बोर्ड में फ्रंट और बैक यानी कि बॉटम साइड भी और टॉप साइड भी, दोनों साइड वहां पे कंपोनेंट लगते हैं। यहाँ पे घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आपको एक बार प्रोसेस बता देते हैं ऑपरेटर का, कैसे किस तरह से ऑपरेट करते हैं और मशीन का वर्क बता देते हैं। उसके बाद फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। वहाँ पे क्या होता है कि मॉड्यूल होते हैं। अगर हम एम बोर्ड की बात करें, मदरबोर्ड की, तो वहाँ पे 15 से 20 अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, और मॉड्यूल लगभग 1 फुट चौराहा करके कई सारे होते हैं, 15 से 20 मदरबोर्ड के केस में। और दोस्तों हर मॉड्यूल में 15 से 20 स्लॉट होते हैं, और हर स्लॉट में अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं, फीडर के माध्यम से वहां पे लगाया रहता है। अब दोस्तों हर फीडर में जो रील होता है, रील गोल टाइप का स्पूल, उसमें रील लपेटा रहता है, जिसमें दोस्तों कंपोनेंट अलग अलग डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि मदरबोर्ड में या एन बोर्ड की बात हम करें, वहाँ पे आप आमतौर पे जानते हैं रेजिस्टेंस इंडक्टर और दोस्तों कैपेसिटर होता है, या फिर दोस्तों अगर हम बात करें जनरली तो माइक वगैरह या चार्जिंग पिन वगैरह जो है दोस्तों, ईयरफोन जैक वगैरह या जो भी कंपोनेंट होता है वहाँ पे ही लगती है NXT मशीन पे ही, और हर स्लॉट में फीडर के माध्यम से अदर कंपोनेंट लोड किया रहता है। अब दोस्तों वो NXT मशीन पे इस तरह से सभी स्लॉट में अलग अलग कंपोनेंट लगने के बाद वो क्या होता है NXT मशीन में लग जाता है। अब दोस्तों वो जो पैनल होता है वो उस पे लगने के बाद वो बिल्कुल कच्चा रहता है, तो वो कहाँ चला जाता है, प्री EOI पे। जब दोस्तों प्री EOI पे जाता है वो पैनल, जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वेरीफाई होता है कंपोनेंट सही ढंग से लगा या नहीं लगा, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, एनजी तो नहीं है। अगर ओके होता है तो कहाँ चला जाता है, रीफ्लो में। रीफ्लो में दोस्तों काफ़ी हीट किया जाता है उसको। और आप दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चूंकि NXT के बारे में और भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, रीफ्लो में 282 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर होता है रीफ्लो का, उस टेम्परेचर तक उसको हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद वो चला जाता है कहाँ पे, पोस्ट EOI पे। जी हाँ दोस्तों, EOI का मतलब होता है ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन। वहाँ पे ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है कि कंपोनेंट सही से लगा या नहीं, कोई शिफ्ट वगैरह या कोई रिवर्स वगैरह, या कंपोनेंट मिस तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, एनजी किसी तरह की तो नहीं है। वहाँ पे चेक करने के बाद वो हो जाता है असेंबली फिनिश। अब हम बात करते हैं दोस्तों NXT की, तो NXT के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से बहुत सारे कंपोनेंट तो लगे रहते हैं। वहाँ के ऑपरेटर का जो मुख्य काम होता है, उसके पास एक PDA होता है। PDA का मतलब दोस्तों होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि दोस्तों टीवी के रिमोट के आकार में होता है, उसके शेप में उतना बड़ा होता है, और उसमें एक डिस्प्ले भी होता है, मोबाइल के मतलब छोटा सा डिस्प्ले होता है उसमें। और उस डिस्प्ले में जो कि बिल्कुल वायरलेस होता है, उसमें कोई वायर नहीं रहता है। और दोस्तों उस PDA में हमेशा दिखाता रहता है कौन सा दोस्तों स्लॉट में कौन सा कंपोनेंट कितना है, कितना देर में खत्म हो जाएगा, या कौन से मॉड्यूल नंबर में कितना नंबर स्लॉट में कौन सा कंपोनेंट खत्म होने वाला है, जो कि दोस्तों ऑपरेटर को पहले ही पता चल जाता है, और वो ऑपरेटर वहां पे कंपोनेंट लोड करने का काम करता है। अब यहां से मेन क्वेश्चन जो आता है दोस्तों NXT का, वो होता है
स्प्लाइसिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, एनएसटी का सबसे मूल क्वेश्चन है स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सबसे मेन क्वेश्चन, इसलिए आपको ये बारीकी से समझना है दोस्तों। अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस का मैं आमतौर पे आपको बताऊं, कंपोनेंट को लोड करने के प्रोसेस को स्प्लाइसिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए आप अच्छा से सुनिएगा। ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस में आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, पीडीए आपके हाथ में होगा, आपको मिल जाएगा वहां पे इंफॉर्मेशन कि कौन सा मॉड्यूल का कौन सा स्लॉट नंबर का कौन सा कंपोनेंट खत्म हो रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको उस स्टेशन पे जाना है, उस मॉड्यूल पे जाना है, या फिर अगर आप चाहें तो दोस्तों हर मॉड्यूल पे बारकोड लगा होता है, वहां पे स्कैन करने की भी ऑप्शन होती है दोस्तों। पीडीए में आप हर मॉड्यूल को स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा स्लॉट में कौन सा कंपोनेंट कितने टाइम में खत्म होगा, या ऑटोमेटिकली भी आपको दिखाता है। अब दोस्तों जो भी खत्म हो रहा है, जिसका टाइम कम है, उस मॉड्यूल पे जाने के बाद दोस्तों वहां पे क्या करना है, उस रील को निकाल लेना है बाहर, और उसका जो है मटेरियल कोड वहां पे देख लेना है। देखने के बाद आपको जाना है, जो दोस्तों रील का एरिया होता है, कंपोनेंट मटेरियल का एरिया होता है, उस एरिया से आपको मटेरियल कोड मैच करके लाना है। लाने के बाद सबसे पहला आपका जो काम होता है दोस्तों, ओल्ड वाला रील जो होता है उसका मटेरियल कोड और डिस्क्रिप्शन, ये दोनों मैच करना होता है। जो आप मटेरियल एरिया से जो न्यू मटेरियल लाया है उसको दोनों को मैच कर लेना होता है। मैच करने के बाद दोस्तों दोनों का रील बाहर निकालने के बाद दोनों को मैनुअली विजुअली देख लेना है अच्छा से। अगर वो व्हाइट है तो व्हाइट होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है दोस्तों, ओल्ड वाला जो पहले से चल रहा था, जो खत्म होने वाला था रील, उसको दोस्तों उसके बारकोड को पीडीए से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद दोस्तों उसको स्पूल से निकाल देना है, उस रील में जहां तक खत्म हो गया है वहां से आपको कैंची मिलेगा, उसको काट देना है रील को। रील को काटने के बाद दोस्तों जो स्प्लाइसिंग मशीन होता है, ऑटोमेटिक स्प्लाइसिंग मशीन आपको मिलता है, जो कि दोस्तों मतलब कि वो बिल्कुल चलने वाला होता है, और उसमें आपको ओल्ड वाला रील लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों न्यू वाला जो है रील उसको भी इसी तरह से कट कर लेना है, और दोस्तों उसको मशीन में लगाने के बाद स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको 40 सेकंड वेट करना है। 40 सेकंड जब आप वेट करेंगे दोस्तों, एक दूसरे से वो कनेक्ट हो जाएंगे। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपको दोबारा से स्कैन करना है न्यू वाले स्पूल को, न्यू वाले रील को। जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने में पीडीएफ पे डिस्प्ले होगा, रील इज स्प्लाइस्ड। क्या आएगा, रील इज स्प्लाइस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछे जाते हैं। स्प्लाइसिंग कर लेने के बाद आपके पीडीए में क्या मतलब शो होता है सक्सेसफुल होने के बाद, तो ये आपको बताना होगा कि बताया जाता है रील इज स्प्लाइस्ड, ये लिखा जाता है। इसके बाद आपको रील लगा देना है। ये आपका था दोस्तों स्प्लाइसिंग प्रोसेस। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है स्प्लाइसिंग का, तो आप देखिए यहाँ पे आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनएक्सटी से जुड़े क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे स्प्लाइसिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पूरा प्रोसेस बता दिए हैं। अब क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन में आपको कई बार पूछे जाते हैं कि स्प्लाइसिंग करने के बाद क्या लिखा जाता है पीडीए पे, ये आप बता ही देंगे। रील इज स्प्लाइस्ड होता है। कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं कि एनएक्सटी मशीन कौन सी कंपनी की होती है। ज़्यादातर मुख्य रूप से मार्केट में दोस्तों 99% जो एनएक्सटी मशीन होती है वो फूजी कंपनी की होती है। FUJI फूजी कंपनी, जो कि जैपनीज कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी की होती है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं कि दोस्तों कि जो ऑटोमेटिक स्प्लाइसिंग मशीन है वो दोस्तों किस टाइप की होती है, तो उसमें दोस्तों वो बैटरी से ऑपरेट होती है। बैटरी चार्ज में लगाने के बाद फिर से उसको यूज करने वाला होता है, बैटरी चेंज करने की ऑप्शन होती है, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है, जो कि स्प्लाइसिंग करने का काम करती है। अब दोस्तों कई बार आपको पूछे जाते हैं कि SMT का जो फ्लोर टेम्परेचर ये कितना होना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्लोर टेम्परेचर 16 से 28 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए SMT का। और दोस्तों SMT का ह्यूमिडिटी जो है ये 45 से 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच होना चाहिए।
कई बार दोस्तों आपको पीपीएम पूछे जाते हैं, कितना पीपीएम होना चाहिए, तो 1,00,000 पीपीएम होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए एसएमटी का। जी हाँ दोस्तों, और ये मुख्य क्वेश्चन था आपका एनएक्सटी का, और कुछ आपको एसएमटी डिपार्टमेंट का भी बताए जो कि आपको मूल रूप से पूछे जा सकते हैं। अगर ये आपके ध्यान में रह जाए ये प्रोसेस, तो आप निश्चित ही दोस्तों एनएक्सटी का जो इंटरव्यू होगा आप उसको फेस कर पाएंगे और उसको आप निकाल पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि दोस्तों जो एनएक्सटी में कंपोनेंट लगे होते हैं वो 2 टाइप का होता है। और दोस्तों एक होता है मतलब एमएसडी कंपोनेंट, एमएसडी कंपोनेंट होता है, और एक नॉन एमएसडी कंपोनेंट होता है। तो दोस्तों एमएसडी कंपोनेंट क्या होता है, जो आपको अभी तक हम बता रहे हैं कंपोनेंट के बारे में, ये नॉन एमएसडी था। अब हम एमएसडी कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। एमएसडी का मतलब होता है दोस्तों, एमएसडी का मतलब होता है मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस वाला जो कंपोनेंट होता है। यानी कि दोस्तों ये ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि बैग में पैक आता है, यानी कि प्लास्टिक के अंदर सील्ड पैक आता है, बिल्कुल ही उसको आप अलग से ही देख के समझ सकते हैं एमएसडी कंपोनेंट है। इसमें होता क्या है दोस्तों, एमएसडी कंपोनेंट को आप विदाउट ग्लव्स का या फिर दोस्तों विदाउट रिस्ट बैंड हाथ में पहनने वाला होता है, कई कंपनी में पैर में भी लगाते हैं, वो रिस्ट बैंड का या विदाउट ग्लव्स का उसको आप छू नहीं सकते हैं। इसलिए होता है दोस्तों ये कंपोनेंट ऐसा होता है, कहा जाता है कंपनी में कि दोस्तों आप सुने होंगे ईएसडी का नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है कि आप बिना ग्लव्स का या बिना रिस्ट बैंड का इस कंपोनेंट को अगर छूते हैं तो आपके अंदर जो ईएसडी है मतलब स्टैटिक चार्ज है, वो चार्ज उस कंपोनेंट के जाने के बाद बिल्कुल ही वो हार्मफुल होता है, कहा जाता है। और दोस्तों इस तरह से भी कई बार कहा जाता है, अगर आप बिना ग्लव्स का बिना रिस्टबैंड का अगर उस कंपोनेंट को छूते हैं तो वो कंपोनेंट परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इसलिए दोस्तों कई बार ये गलती भूल से भी नहीं कीजिएगा। अगर आपको पूछा जाता है ईएसडी कंपोनेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, तो आपको जवाब देना होगा सबसे पहले रिस्टबैंड लगा लेना है, ग्लव्स लगा लेना है, उसके बाद उसको टच करना है। ये उसका मेन क्वेश्चन था दोस्तों। और अब देखिए जो बैग में पैक होता है एमएसडी कंपोनेंट, उस कंपोनेंट में दोस्तों 2 बात की सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ही उसको फाड़ेंगे, फाड़ने से पहले आप लगा लेंगे रिस्ट बैंड या और ग्लव्स या दोनों में से कोई एक। फाड़ने के बाद आपको ध्यान रखना होगा 2 बात की, वहाँ से 2 जो है दोस्तों वहाँ से आपको मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, देखिए पहला मिलेगा आपको दोस्तों 2 कार्ड मिलेंगे। पहला जो है दोस्तों HIC कार्ड मिलेगा, और दोस्तों उसके बाद जैसे HIC का मतलब होता है ह्यूमिडिटी इंडिकेटर कार्ड, ये कार्ड होता है। और दोस्तों ये कार्ड का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कार्ड उसमें अगर नहीं है तो कंपोनेंट को आप यूज नहीं कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा कार्ड जो होता है वो होता है MSL कार्ड, यानी कि मॉइस्चर सेंसिटिव लेवल वाला एक कार्ड होता है। दोनों कार्ड उसी बैग के अंदर होता है, दोनों कार्ड को आपको देखना है, उसके बाद ही उस कंपोनेंट का मतलब कि लगाना है। अब देखिए एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एनएक्सटी में खास करके कि कोई कंपोनेंट खत्म होने वाला है और वो मशीन के अंदर जा रहा है, आप ऑलरेडी पहले से दूसरे कंपोनेंट का स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में क्या करना है, इस टाइम क्या करना है आपको, तो आपको धरफर नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है कुछ भी। जिसका स्प्लाइसिंग कर रहे हैं आप माइंड स्थिर करके उसका स्प्लाइसिंग करते रहें। अगर कोई कंपोनेंट अंदर जा रहा है तो जा लेने दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है अगर सामने में आग भी लग गया ना तो दोस्तों किसी भी कंडीशन में यहाँ पे अगर स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो आपको करना है ढंग से या उसको छोड़ देना है, धरफर में कोई गलती नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों छोटा सा मिस्टेक करेंगे, अगर आप रजिस्टर के जगह पे कैपेसिटर लगा देते हैं कंपोनेंट में तो यहाँ पे मिनट भर में करोड़ों का नुकसान होने वाला होता है। यहाँ दोस्तों इस बात का जरूर आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब तो अभी कर लें इस चैनल को, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।